नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कमोडिटी बोर्ड रूम, जहां हम कमोडिटी बाजार की हलचल को समझते हैं, आंकड़ों के पीछे की कहानी बताते हैं और एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। कहते हैं ना, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सोना चमकने लगता है और इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय पानी में एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कई देशों की ओर मिसाइल हमले जारी रखे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया है और जब दुनिया में ऐसे हालात बनते हैं तो निवेशकों का रुख अक्सर सेफ हेवन एसेट्स की ओर होता है, यानी सोना और चांदी। इसी बीच एक और दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आया है। तेहरान ने उन खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान ने संघर्ष खत्म करने के लिए वाशिंगटन से बातचीत की कोशिश की है। यानी फिलहाल तनाव कम होने के संकेत बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर करेंसी मार्केट की बात करें तो करेंसी मार्केट के अंदर भी कमजोर डॉलर का सीधा फायदा गोल्ड को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। उधर अमेरिकी राजनीति से भी एक अहम खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्श को अगले फेडरल रिजर्व चेयर के तौर पर नॉमिनेट किया है। मार्केट इसे संभावित रेट कट के संकेत के रूप में देख रहा है, जो कीमती धातुओं के लिए सपोर्टिव फैक्टर बन सकता है। अगर दूसरी कीमती धातुओं की बात करें तो सिल्वर में भी आज तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। यानी साफ है, जियोपॉलिटिकल तनाव, डॉलर में कमजोरी और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, ये तीनों फैक्टर फिलहाल कीमती धातुओं के लिए मजबूत सपोर्ट बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या गोल्ड और सिल्वर की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, और अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो बाजार किस स्तर तक जा सकता है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी बोर्ड रूम की आज की खास चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। आप केडिया कमोडिटी से हैं, आप डायरेक्टर हैं। केडिया जी, स्वागत है आपका कमोडिटी बोर्ड रूम में। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। अजय जी, मेरा पहला सवाल कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच कहा जाता है कि सोना हमेशा सेफ हेवन है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस स्थिति में गोल्ड में अभी कितनी तेजी बन सकती है? क्योंकि देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है और कमजोर डॉलर और जियोपॉलिटिकल तनाव ये दोनों फैक्टर्स मिलकर फिलहाल गोल्ड को यहां से कितना सपोर्ट दे सकते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो सुस्ती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 2 दिन से $5200 के आसपास गोल्ड कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसे मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो क्या गोल्ड नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, कभी भी जब अनसर्टेनिटी आती है तो सबसे पहले सेफ हेवन की तरफ लोग दौड़ लगाते हैं। और सेफ हेवन में हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं सोना सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं आग लग जाए, कुछ भी हो जाए तो आदमी या घर से बाहर भी इमरजेंसी में निकलता है तो हम कैश लेके चलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप रुपया लेके चले, दूसरी कंट्री में चले जाए तो वहां पे कैश काम नहीं आएगा। इसलिए सोने में हम देखते हैं हमेशा सेफ हेवन बाइंग आती है। बट ये सेफ हेवन बाइंग के साथ साथ हमने कच्चे तेल को बढ़ते हुए देखा। तो एक चीज क्लियर है, अनसर्टेनिटी है, इसके लिए गोल्ड बढ़ रहा है। लेकिन ये अनसर्टेनिटी कहां से है ये समझ में आता है कच्चे तेल से, क्योंकि कच्चे तेल में अब ब्रांड 85 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यस, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईरान, इजराइल और यूएस, या अब हम बोलते हैं 7 से 8 देश के अंदर ये कंसर्न बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। इसी कारणवश हमने देखा सोने में भी तेजी आई है, कच्चे तेल में भी तेजी आई है, डॉलर में भी तेजी आई है और विक्स तो बढ़ा हुआ ही है। हालांकि 2 दिन पहले हमने देखा सोने और चांदी में गिरावट भी थी। अब उसका मतलब ये मत समझिए कि अरे लड़ाई चल रही है तो सोना चांदी गिर रहा है। देखिए क्या होता है, जब भी ग्लोबल स्तर पे अगर कोई ऐसी लड़ाई होती है तो इक्विटी मार्केट में एक सेल ऑफ आता है। और जब इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आता है तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और जहां पे भी उनकी पोजीशन बनी है उसको लिक्विडेट करना स्टार्ट करते हैं। इसी के चलते हमने 2 दिन पहले सोने और चांदी में, इनफैक्ट चांदी में तो $95 से $80 मतलब $15 की गिरावट आ गई। और सोने में भी हमने देखा कि
कि प्राइस 5400 से 5000 तक का लेवल आ गया, बट मुझे लगता है जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलेगा कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट मिलेगा। बट ध्यान रखिए जैसे डी एस्केलेशन की न्यूज आती, जैसे कल आई थी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक अपडेट आई थी कि कहीं ना कहीं सीज फायर की बात करने के लिए ईरान मान गया है, बाद में खारिज कर दी गई थी। तो अगर डी एस्केलेशन की न्यूज आएगी तो इस पे सोने में और चांदी में करेक्शन भी इसी स्पीड पे आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अजय जी, जैसे कि सेंट्रल बैंक पहले से ही रिकॉर्ड गोल्ड खरीद रहे हैं, अब आपको लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल जिस तरीके से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और तनाव बढ़ता जा रहा है, तो सेंट्रल बैंक की तरफ से भी कोई बाइंग जो है वो अपनी ओर बढ़ाई जा सकती है? देखिए पिछले 4-5 साल से अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं बाय करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक टर्म है डी डॉलराइजेशन, जितनी भी सेंट्रल बैंक है ये डॉलर से दूर भाग रही है और कहीं ना कहीं अब उनका फोकस है कि डॉलर से निकलकर हम गोल्ड की तरफ आ जाए। और पिछले 4-5 साल का डेटा अच्छा ही आया है। लास्ट मंथ का जो डेटा आया है वो बताता है जो एवरेज 27 टन का बाइंग थी वो अब 5 टन पे है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक तो वॉल्टिलिटी, दूसरा भाव ज्यादा बढ़ने की वजह से थोड़ा रुका है। बट एक महीने के डेटा से हम ये नहीं बोल सकते कि सेंट्रल बैंक की बाइंग अब थम गई है या कम हो गई है। एटलीस्ट 2-3 महीने का ट्रेंड समझ में आएगा तो क्लियरिटी है। बट हाँ, एक चीज जरूर है, प्राइस में वॉल्टिलिटी के चलते जो रिटेलर की डिमांड है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा सीवियर है एज ऑफ नाउ। और कहीं ना कहीं जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है तो रिटेल डिमांड तो इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन सेंट्रल बैंक की डिमांड मुझे लगता है कि अभी भी डीडॉलराइजेशन आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। बट लेट्स सी, अगर कम होती है तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव पड़ेगा। और अगर ये फेडरल रिजर्व में रेट कट की उम्मीदें बढ़ती हैं तो फिर गोल्ड में कौन से स्तर हो सकते हैं ऊपरी? क्या लगता है आपको यहाँ से? देखिए लड़ाई एक ऐसी चीज है, कब खत्म होगी बोलना बहुत डिफिकल्ट होगा। ईरान और यूएस में चल रही है, बट हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है, वो है रशिया यूक्रेन। जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि यूक्रेन तो बहुत छोटा सा देश है, कहाँ रशिया के सामने टिकेगा। बट आज 4 साल हो चुका है कि मार्च 2022 से लेकर आज मार्च 2026 आ चुका है, यूक्रेन भी डटा हुआ है और रशिया भी डटा हुआ है। मुझे लगता है कि इनके ईरान और यूएस की जो लड़ाई है वो लंबे चलने वाली नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं कच्चा तेल इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी रहती है हफ्ते भर तो मुझे लगता है 5600 का जो पहला हाई है वो तोड़कर 6180 मैक्सिमम हाई साइड लग रहा है। बट डी एस्केलेशन होगा तो गिरावट उससे ज्यादा आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब तक हमने देखा कि सोना पहले ही 2 सालों में जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। बिल्कुल 6180 ऊपर में और 4400 का इमीडिएट सपोर्ट नीचे में। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, देखिए दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके लिए इस समय गोल्ड में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए लड़ाई चालू है, इसमें अगर मैं आपको बोलूं बेचो तो बहुत ही गलत होगा। तो आप सबसे पहले 5000 का लेवल मार्क कर लीजिए। जब तक 5000 के नीचे वीकली क्लोज नहीं आता है, ऊपर में हम 5480, उसके ऊपर 5600 जो पिछला हाई था, और ऐसे करके हम 6180 का भी लेवल देख पाएंगे। लेकिन अगर 5000 के नीचे वीकली क्लोज आ जाता है तो लिक्विडेशन भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में विडम्बना है कि रुपए की जो गिरावट है ये प्राइसेस को और सपोर्ट कर रहा है। तो 1,58,000 के ऊपर जब तक गोल्ड टिका हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में, बाय करके ही चलिए, ऊपर में 170-172 तक का लेवल मिलेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में इस बार सप्लाई शॉर्टेज की वजह से हमने बड़ी तेजी देखी, जो $95 या लगभग 3 लाख के करीब जाते हुए दिखाई दी। तो मुझे लगता है जब तक ये $76 या 77 के ऊपर टिका हुआ है, हम $90 तक का रेजिस्टेंस देखेंगे चांदी में। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते वापस प्राइस 290, 295 का लेवल दिखा सकता है। जब तक भाव 2,56,000, 2,58,000 के ऊपर मेंटेन है, तेजी रहेगी, बट वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम रहने वाली है। लेकिन अगर देखें दोनों में से, देखिए अगर एक को चूज करना हो, गोल्ड या सिल्वर, तो सबसे ज्यादा तेज उछाल आपको क्या लगता है कौन सी कमोडिटी दिखा सकती है इस समय पर, जो सिनेरियो अभी का है? देखिए लास्ट टाइम अगर पिछले साल आपने मेरे से ये सवाल किया होता तो मैं चांदी की तरफ जाता, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो उस समय में 106-107 के करीब था। बट आज हम ये रेशियो देखते हैं 60 के करीब है, 60। नीचे में हमने 45 से अब ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरा प्रेफरेंस सोने पे रहेगा। जैसे रिसेंटली भी हमने देखा सोने चांदी दोनों में गिरावट आई, बट चांदी 45% टूटती है, लेकिन सोना खाली 20-22% है। तो मुझे लगता है कि यस, सोना एक बड़ा प्रेफरेंस रहेगा। अगर आपकी चांदी में पोजीशन है तो सोने में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ से मुझे लगता है सोना एटलीस्ट गिरावट ले भी रहेगा तो चांदी के मुकाबले कम लेगा, लेकिन तेजी आएगी
तो सोने में मुझे लगता है कि तेजी ध्यान देखिए। ओके, तो सोने में निवेश जो है इस समय ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है हमारे निवेशकों के लिए। तो वहीं अगर बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशन की, तो इसका सीधा असर क्रूड ऑयल मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। और ताज़ा खबर के अनुसार इराक ने अपने तेल उत्पादन में भारी कटौती कर दी है। इराकी तेल अधिकारियों के अनुसार भंडारण क्षमता भर जाने और समुद्री हमलों के खतरे के कारण टैंकर अब हॉर्मुज जलमर्रू मध्य से गुजरने से बच रहे हैं, जिससे निर्यात में बड़ी रुकावट पैदा हो गई है। इसी वजह से इराक को उत्पादन घटाने का फैसला लेना पड़ा है। तो मिली जानकारी के अनुसार देश के सबसे बड़े तेल क्षेत्र रुमेला में उत्पादन करीब 7 लाख बैरल प्रतिदिन कम कर दिया गया है। वहीं वेस्ट कुर्ना 2 ऑयल फील्ड में भी लगभग 4.5 लाख बैरल प्रति टन की प्रतिदिन के हिसाब से गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ यही नहीं, मेसान तेल क्षेत्र में भी करीब 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन घटाया गया है। इसके अलावा इराक ने एहतियात के तौर पर उत्तरी किरकुक क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन पूरी तरह से निलंबित कर दिया है। यानी साफ है कि हॉर्मुज जल मरुमध्य में बढ़ता खतरा अब वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डालने लगा है, क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर टैंकर इस मार्ग से बचने लगते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है और कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट का यह तनाव क्रूड ऑयल की कीमतों में नई तेजी का कारण बनेगा, या फिर सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते बाजार को संतुलित रख पाएंगे। अजय जी, क्या लग रहा है आपको? जैसा कि ये खबर निकल कर आई कि इराक द्वारा तेल उत्पादन में बड़ी कटौती और हॉर्मुज में शिपिंग जोखिम, क्या इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर कोई बड़ा असर पड़ सकता है? क्योंकि दुनिया का करीब 20% समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और अगर ये रास्ता डिस्टर्ब होता है तो क्या क्रूड में तेजी, और कितनी बड़ी तेजी आप समझते हैं कि यहां से देखने को मिल सकती है? देखिए, पिछले 2 साल से अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चा तेल ओवर सप्लाई के साथ मार्केट में मूव कर रहा था। ओके, तो मुझे लगता है कि ओवर सप्लाई की वजह से हमने कोई बड़ी तेजी तो इसमें आते हुए नहीं देखी। पिछले साल $70 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया। बट यस, अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये इसलिए भी देखो, रशिया वाला और इम्पोर्टेंट था लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि कहीं पे भी ग्लोबल मार्केट पर ऑप्शन था कि रशिया से ले लीजिए, वेनेजुएला से ले लीजिए, ईरान से ले लीजिए। इस बार हो क्या रहा है कि अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल मूव करता है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर ये हफ्ता 10 दिन और चल जाता है तो ग्लोबल कच्चे तेल में तेजी बनेगी, जहाँ पे ब्रांड मुझे लगता है $95 95 तक भी दिखा सकता है अगर डीएस्केलेशन नहीं होता है तो। ओके, तो यानी कि ये WTI और ब्रेंट में दोनों में एक तेजी का ट्रिगर बन सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी जब तक $70-72 के ऊपर मेंटेन है लड़ाई के चलते, तो स्लोली एंड स्टेडीली जैसे से दिन एक एक आगे पास होंगे तो हायर साइड पे मुझे लगता है कि ये $95 तक का लेवल भी दिखा ओके ओके। इस समय मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर तो साफ दिखाई दे ही रहा है। ताजा खबरों के अनुसार LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टैंकर किराए अचानक दोगुने होकर करीब $2 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये उछाल उस समय आया जब अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा सप्लाई को खतरे में डाल दिया। इसके साथ ही कतर में भी LNG उत्पादन रुकने और समुद्री मार्गों पर खतरे की वजह से बाजार में घबराहट बढ़ गई है। दरअसल LNG टैंकरों की उपलब्धता सीमित है और जब जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो शिपिंग कंपनियां जोखिम प्रीमियम जोड़कर किराया बढ़ा देती है और इसी वजह से कुछ ही घंटों में किराया लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो गया और स्थिति को और गंभीर बनाता है हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और किसी भी बाधा के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पथल यहां से देखने को मिल सकती है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या ये संकट LNG और क्रूड ऑयल की कीमतों में क्या कोई नई तेजी का ट्रिगर बनेगा? अजय जी, क्या लगता है कि क्या एशिया, खासकर भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए ऊर्जा लागत यहां से जो बढ़ने लगी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच LNG टैंकर का किराया अचानक $2 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गया है, ऐसे में कि ये केवल कोई आपको टेम्परेरी उछाल लग रहा है या फिर लग रहा है कि ये संकट अभी बढ़ सकता है और गहरा सकता है यहां से? देखिए, इसका असर हमने ऑलरेडी यूरोपियन गैस में आते हुए देखा, जहाँ पे एक ही दिन में 38% की बड़ी तेजी आते हुए देखी है जी। हाँ, इंडिया पे ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अभी भी हमारा जो परसेंटेज ऑफ गैस है वहाँ से काफी कम है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक कि अगर ये कंटिन्यूटी रहता तो इम्पैक्ट पड़ेगा। बट हमने जैसे अभी रिसेंटली देखा, US गैस तो दबाव में थी बट यूरोपियन गैस जम कर दी, क्योंकि कतार के अभी
ईरान जो हमला कर रहा है वो कर क्या रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहा राइट। है। और सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का मेजर जो इकोनॉमी गेन आता है वो ऑयल एंड गैस से ही आता है। तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो डेफिनेटली ये एक तरह का चॉक पॉइंट जैसा बन जाएगा। तो यस, एलएनजी के प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा क्योंकि वो विंटर प्रदेश ज्यादा रहते हैं। और अब हम देख रहे हैं विंटर की जो डिमांड है या स्टॉकिंग है वो अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। हाँ, अभी भी कल भी हमने स्टेटमेंट आते देखा कि हमारा 20-25 दिन का रिजर्व पड़ा हुआ है। राइट। बट इंडिया को वापस देखना है कि हम वापस रूस की तरफ मूव करेंगे या वेनेजुएला से हम महंगा तेल लेंगे, क्योंकि इसका असर रुपए पे भी पड़ना स्टार्ट हो चुका है। रुपया रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। और अगर ऐसा ही चला तो हो सकता है हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल के भाव स्टेबल थे वहां पे भी हम कमजोरी आते हुए देखेंगे। यानी कि अगर ये तनाव लंबा चलता है तो ये माने कि दुनिया को एक और एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए आज भी हमारी जो खपत का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो इंपोर्ट के द्वारा ही आता है। तो अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा चलता है तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओके। लेकिन एक चीज और, ये जैसे एलएनजी का ये जो भारत जैसे बड़े एलएनजी आयातक देश के लिए ये टैंकर का किराया बढ़ना कितना बड़ा खतरा आप समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा बताएंगे कि ये कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है भारत पर? मैं आपका सवाल प्रॉपर नहीं सुन पाया, वापस एक बार। जैसे कि भारत जो है वो बहुत बड़ा आयातक है एलएनजी का, तो ये जो एलएनजी आयातक देशों के लिए जो ये किराया बढ़ाया गया है टैंकर का, ये कितना बड़ा खतरा आप समझते हो भारत के लिए हो सकता है? नहीं, आवाज नहीं। अच्छा, आवाज नहीं मिल रही। चलिए कोई बात नहीं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि आपने बताया कि सोने और चांदी में अगर निवेश करना है तो सोना यहां पर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चांदी की जगह आप सोने में निवेश करके चल सकते हैं। और सोने में आने वाले दिनों में अगर ये तनाव देखिए गहराता है तो आपको सोना ज्यादा बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं नजर इसके ऊपर रखनी होगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर, करेंसी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि ये सारे फैक्टर हैं जो आने वाले समय में सोने और चांदी की चाल को तय करेंगे। क्योंकि सोने के अंदर नो डाउट यहां से सभी एनालिस्ट और सभी पैनल ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहां पर तेजी गहरा सकती है। और कमोडिटी बोर्ड रूम में अभी जो यहां पर जो एनालिसिस निकल कर आया वो भी यही है कि चांदी के कंपैरिजन में अब सोना यहां से ज्यादा बढ़त दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी, बाजारों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी फिलहाल तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल स्थिति ऐसी है कि अभी निवेशक अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म में भी अगर किसी को निवेश करना है तो बाइंग में रहना चाहिए, फिलहाल सेलिंग से बचना चाहिए। और निचले स्तरों पर अगर हो सके जब करेक्शन मिले मार्केट में वहीं पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा सोने में डिप पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाला समय बेहतरीन, साल 2026 के अंत तक सोना और चांदी नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने।